अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है लेज़र थेरेपी। तो सबसे पहले लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है हम वो देख लेते हैं। लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, फॉर एस से आ जाएगा स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेशन ऑफ एमिशन रेडिएशन उसको आप कहते हैं लेज़र। इसमें कंप्रेस्ड लाइट जो है वो यूज़ की जाती है ऑफ अ वेवलेंथ फ्रॉम द कोल्ड रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम देखा था उसमें जहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, जहाँ से वो स्पेक्ट्रम जो है वो ठंडा होता है, वहाँ से जो है ये एमिट होती है लेज़र थेरेपी और रेड कलर से जो है वो रिलीज़ हो रही होती हैं वेव्स लेज़र की। इसमें कौन कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मोनोक्रोमेटिक हो सकती है यानी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल कलर की ही होगी। कोहेरेंट मतलब कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं लेज़र वेव्स। उसके बाद पोलराइज्ड आ जाती है, कंसनट्रेट होगी ये बीम एक बीम की फॉर्म में इन डिफाइंड लोकेशन या स्पॉट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक डायग्राम बनी हुई है वो आप देख लीजिएगा, हमने पहले भी पढ़ी हुई है वैसे ये डायग्राम। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसने सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया था कि जो है डिस्क्राइब किया था कि थेरी जो है उसको लेज़र थेरेपी जो है कंसिडर किया था। उसने कोई डिस्कवरी की थी, उसमें वो कोई ट्रीटमेंट कर रहा था और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली उसने कहा कि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जो रेज़ निकल रही होती हैं उसके साथ साथ ही कोल्डर पार्ट से जो है रेड स्पेक्ट्रम से जो है या रेड बैंड से जो है लेज़र की रेडिएशंस निकलती हैं और उसको उसने लेज़र थेरेपी का नाम दे दिया। फिर बाय द एंड ऑफ 60s जो है एंड्री मेस्टर हंगरी जो है उसने ये कहा कि वूंड हीलिंग के लिए जो है लेज़र थेरेपी बहुत बेनिफिशियल है। अर्ली 1960s में फर्स्ट लो लेवल लेज़र जो है वो डेवलप हुई थी। फरवरी 2002 में माइक्रोलाइट 830 जो FDA की तरफ से अप्रूवल उसको मिला था। FDA जो है वो आपकी जो है रेडियोलॉजिकल सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ की एक ब्रांच है और उसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। FDA अप्रूवल मिला था फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम ट्रीटमेंट और ये रिसर्च इसकी मतलब रिसर्च प्रॉपर हुई थी। उसके बाद एक कंक्लूजन निकला था कि कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए लेज़र थेरेपी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है और इसके बहुत बेहतर इफ़ेक्ट्स आते हैं और इसका एविडेंस भी है, तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम ट्रीटमेंट। फिर लेज़र थेरेपी जो है वो यूरोप में उस पर रिसर्च होती रही फॉर द पास्ट 25 to 30 ईयर्स और US में 15 to 20 ईयर्स इस पर रिसर्च चलती रही है। फिर लेज़र रेगुलेशन की बात करें तो क्लासीफाई इसको किया था FDA सेंटर ने फॉर डिवाइसेस एंड रेगुलर रेडियोलॉजिकल हेल्थ बेस्ड ऑन असेसिबल एमिशन लाइट AEL। असेसिबल एमिशन लाइट। उसके बाद आपके पास इसके लेवल्स आ जाते हैं 1 to 4। उसमें लेवल 1 जो है वो इनकेपेबल होता है टू प्रोड्यूस एनी डैमेज और इसमें लेज़र प्रिंटर्स और CD प्लेयर्स की एग्जांपल आ जाती हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है लो पावर विजिबल लेज़र्स जिसमें वेवलेंथ उसकी 400 to 700 नैनोमीटर होती है और 1 मिलीवॉट जो है जो है उसकी पावर मिलती है आपको। 3 जो है वो मीडियम पावर लेज़र होती है, उसमें आई प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी होती है पेशेंट को लगाना। 3A और 3B इसकी मोड्स होते हैं। 3A जो है वो 5 मिली वॉटेज की होती है और 3B जो है वो 5 से 500 मिली वॉटेज की। 4 जो है वो हाई पावर लेज़र उसको कैटेगराइज करते हैं और ये जो है फायर हैज़र्ड जो है वो कॉज कर सकती है क्योंकि ये 500 मिली वॉटेज से जो है वो एक्सीड कर जाती है इसकी वो पावर। टाइप्स ऑफ लेज़र्स आ जाती हैं उसमें हाई है, लो है। हाई जो है वो सर्जिकल लेज़र्स होती हैं, हार्ड लेज़र्स होती हैं, थर्मल और एनर्जी। लो में आपके पास मेडिकल लेज़र, सॉफ्ट लेज़र, सब थर्मल, एनर्जी। थेराप्यूटिक लेज़र्स आ जाती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 90 मिली वॉटेज और लेस और 600 to 1000 नैनोमीटर लाइट। टाइप्स ऑफ लेज़र्स में 4 कैटेगरीज आ जाती हैं लेज़र्स की। सबसे पहले है क्रिस्टल एंड ग्लास। उसको क्रिस्टल एंड ग्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसमें सॉलिड रॉड एक यूज़ किया जाता है और ये सिंथेटिक रूबी इसकी एग्जांपल है। और सिंथेटिक जो है वो इंश्योर सिंथेटिक मटेरियल इसलिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि ये प्योरिटी जो है वो इंश्योर कर रहा होता है।
फिर गैस आ जाता है, गैस चैम्बर भी उसको कहते हैं, 1961 में ये डिस्कवर हुआ था। इसमें हीलियम नियॉन हेनी, पहले सबसे पहले आपके पास आ गई जनरल क्लासिफिकेशन लेज़र की, उसमें आपके पास आ गई हाई लेज़र, लो लेज़र। देन आपके पास 4 टाइप ऑफ क्लास कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें सबसे पहला है क्रिस्टल एंड ग्लास, सॉलिड रॉड इसमें यूज़ करते हैं, और साथ इसमें आ जाता है आपके पास सिंथेटिक रूबी। सेकंड आपके पास आ जाता है गैस चैम्बर, इसमें आपके पास एग्जांपल है हेनी या हीलियम नियॉन, और आपके पास है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड आपके पास आ जाता है सेमीकंडक्टर या डायोड, चैनल भी उसको कहते हैं। गैस चैम्बर जो है वो 1961 में डिस्कवर हुआ था, और ये आपका सेमीकंडक्टर जो है वो 1962 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। सेमीकंडक्टर में आपके पास एग्जांपल आ जाती है गैलियम आर्सेनाइड, इसको GaAs भी लिख सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। फोर्थ है आपके पास लिक्विड डाई, और इसमें आपके पास ऑर्गेनिक डाइज आ जाते हैं जो आप यूज़ करते हैं फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। फिफ्थ है आपके पास केमिकल्स, और ये एक्सट्रीमली हाई पावर्ड केमिकल्स जिसमें यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए या बॉम्ब्स वगैरह में यूज़ होते हैं। उसके बाद लेज़र जनरेटर्स आ जाते हैं, उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं लेज़र जनरेटर्स के। पावर सप्लाई जो है वो आपकी होनी चाहिए अप टू 10,000 वॉल्ट्स और 100 एम्पियर्स होने चाहिए। लेजिंग मीडियम जो है वो गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। पंपिंग डिवाइस होती है, उसमें एक हाई वोल्टेज फोटो फ्लैश लैंप्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स भी उनको कहते हैं। या पंपिंग जो है इनमें डिस्क्राइब करती है द प्रोसेस ऑफ एलिवेटिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी होती है जिसमें लेजिंग मीडियम जो है वो फ्लो कर रहा होता है। उसके बाद लो लेवल लेज़र थेरेपी आ जाती है। लेज़र थेरेपी एक्रोनिम जो है वो आपको पता है कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। और लो लेवल लेज़र थेरेपी जो है वो पेन फ्री होती है, नॉन इन्वेजिव होती है, अफोर्डेबल टूल है यूज्ड बाय द फिजिकल थेरेपिस्ट थ्रू आउट द हीलिंग प्रोसेस, और ये प्रिवेलेंट होती जा रही है या मोस्ट कॉमन होती जा रही है वर्ल्ड वाइड। और लेज़र थेरेपी जो है वो वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसिंग अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब जब आप लेज़र थेरेपी लगाते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं टिश्यूज़ में थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र इन दैट फोटोनिक एनर्जी, और उससे जो है फोटोनिक एनर्जी एक डेवलप होती है जो डिलीवर होती है टू द टिश्यू बाय द लेज़र, और वो रेगुलेट करती है आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को विद इन द टिश्यू, इसीलिए उसको फोटो बायोमोड्यूलेशन भी कहते हैं। फिर इसमें फोटो बायोमोड्यूलेशन जो है वो फोटो बायो स्टिमुलेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और फोटो बायो इनहिबिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। बायो स्टिमुलेटिव मतलब कि वो सेल की एक्टिविटीज़ को या टिश्यू की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा या इंक्रीज़ करेगा, और इनहिबिटिव जिसमें वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। लेज़र थेरेपी इफेक्टिवनेस जो है वो बेस करती है आपके आर्नल्ड-शर्ल्स लॉ ऑफ बायोमोड्यूलेशन पे। आर्नल्ड-शर्ल्स लॉ ऑफ बायोमोड्यूलेशन पे। अब आपने मुझे जूम सेशन में बताना है सर्च करके कि ये आर्नल्ड-शर्ल्स लॉ ऑफ बायोमोड्यूलेशन क्या होता है। उसके बाद लेज़र जनरेटर्स जो हैं लो लेवल लेज़र थेरेपी में वो रिक्वायर करते हैं फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उनमें कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए। पावर सप्लाई जो है वो 10,000 वोल्ट होनी चाहिए और 100 ऑफ एम्पेयर्स होने चाहिए। लेजिंग मीडियम या मटेरियल जो है वो गैस, सॉलिड या लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पंपिंग डिवाइस में एक्साइटेशन मैकेनिज्म या एनर्जी सोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, उसमें हाई वोल्टेज होनी चाहिए, फोटो फ्लैश लैंप्स होने चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स या अदर लेज़र जो हैं वो होनी चाहिए। ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी जो है उसके अंदर फुल या पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास इसकी डायग्राम एक अगर हम देखें इसके पार्ट्स
कि किस तरह की होती है लेज़र, तो उसमें ये है आपकी ऑप्टिकल कैविटी जिसके अंदर आपका लेजिंग मीडियम होता है। ये आपकी है एनर्जी सोर्स, ये भी आपकी एनर्जी सोर्स, ये आपके हैं पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, ये है आपकी लेज़र, ये है हाई रिफ्लेक्टिंग मिरर, और ये है आपका लेज़र मटेरियल, मतलब उसमें हीलियम नियॉन यूज़ किया है, गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया है, जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो इधर आप डालते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, उसमें मोनोक्रोमेटिसिटी देखेंगे, कोहेरेंस देखेंगे, कॉलिमेशन देखेंगे। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो उसकी सेम वेवलेंथ हो, सेम कलर की हो। कोहेरेंस का मतलब है कि एक ही जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं या एनर्जी पैकेट्स एमिट हो रहे होते हैं वो एक ही फेज़ के होने चाहिए, सेम फेज़ के, यानी सेम टाइम में और सेम डिस्टेंस में जो है वो रिलीज़ हो रहे हो, तो उसको कहेंगे कोहेरेंस। और उनकी वेव फॉर्म जो है वो आपको थ्रू आउट द जो है फेज़ सेम मिले। कॉलिमेशन डायरेक्शनैलिटी को कहते हैं, ये वन डायरेक्शन में उनका फ्लो आपको मिलेगा, नॉन स्प्रेड होगी, फोकसिंग बीम ऑफ लाइट मिलेगी ना ऑन अ सर्टेन पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट। फिर लैंप लाइट और लेज़र लाइट का डिफरेंस क्या होता है? लैंप लाइट की जो है वो बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं और लेज़र की जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। लैंप की जो है वो लाइट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल मिलती है और इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, यानी डायरेक्शनल आप कह सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। लैंप लाइट जो है वो इनकोहेरेंट होती है और लेज़र लाइट जो है वो कोहेरेंट होती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी और अकॉर्डिंग टू हैज़र्ड्स। तो सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको क्लासीफाई करें तो उसमें क्रिस्टल लेज़र आ जाती हैं जिसको सॉलिड स्टेट लेज़र भी कहते हैं। उसमें रूबी क्रिस्टल या नियोडाइमियम क्रिस्टल जो है वो यूज़ करते हैं। फिर गैस लेज़र आ जाती हैं, उसमें हीलियम नियोन आर्गोन या कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर या डायोड लेज़र, उसमें गैलियम आर्सेनाइड। लिक्विड लेज़र में पॉलीफिनाइल और ऑक्साजीन। केमिकल लेज़र जो है उसमें आप इंडस्ट्रियल जो है वो केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी उसमें हाई पावर लेज़र आ जाती है और लो पावर। हाई पावर जो है वो हॉट लेज़र होती है बिकॉज ऑफ द थर्मल रिस्पॉन्स दे जनरेट and they are used in medical domains in numerous areas including surgical cutting और coagulation, ophthalmology, dermatology, oncology और vascular specialties में आप हाई पावर लेज़र यूज़ कर सकते हैं। लो पावर जो है उसको लो पावर लेज़र थेरेपी भी कहते हैं या लो लेवल लेज़र थेरेपी भी कहते हैं। ये यूज़ होती है वूंड हीलिंग के लिए या पेन मैनेजमेंट के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए और इसकी जो है मैक्सिमल आउटपुट जो है वो 1 मिलीवॉट की होती है। इसमें फोटोकेमिकल चेंजेस कॉज करती है ये टिश्यू में और टिश्यू वार्मिंग इससे नहीं होती, इसीलिए इसको हॉट लेज़र नहीं कहते। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हैज़र्ड्स जो है उसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक है क्लास 1 और एक है क्लास 2। क्लास 1 जो है वो लेस देन 0.5 मिलीवॉट तेज वाली लेज़र को कहते हैं और क्लास 2 जो है वो लेस देन 1 मिलीवॉटेज वाली लेज़र को कहते हैं। क्लास 1 जो है वो विजिबल भी हो सकती है, नॉन विजिबल भी हो सकती है। उसमें नो आई या स्किन डेंजर होता है, मतलब उसमें प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है आइज़ के लिए। लेज़र प्रिंटर्स, कार एंट्री और CD प्लेयर जो हैं इसकी एग्जांपल आ जाती है। इसमें नो हीटिंग, अगर हीटिंग नहीं होगी तो कोई हीलिंग भी नहीं होगी। नो हीटिंग नो हीलिंग। सेफ़ इन ऑल यूजेस और फोकस जो होता है इसका थ्रू मैग्नीफायर जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्लास 2 जो है वो उसमें सिर्फ विजिबल आती हैं, सेफ़ होती है फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑन आइज़ एंड एक्सटेंडेड ऑन स्किन।
आइज़ के लिए शॉर्टर पीरियड्स के लिए या ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और स्किन के किसी भी सरफेस पे अप्लाई करनी हो तो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। सेफ बिकॉज ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो लिमिट करता है रेटिना के एक्सपोजर को, और नो हीलिंग नो हीटिंग। फिर क्लास 3 और क्लास 4 आ जाती हैं। क्लास 3 जो है वो 1 मिली वॉटेज से 500 मिली वॉटेज तक होती हैं, इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों आ जाती हैं। हीलियम नियॉन आ जाती है, गैलियम आर्सेनाइड जो इंफ्रारेड है, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड, और आपकी आ जाती हैं ये लिमिटेड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं स्किन के अंदर, और प्रोटेक्टिव आई वेयर जो है इसमें लाजमी होता है, गॉगल्स वगैरह जैसे रिकमेंड कर देते हैं उनको पहनने के लिए। फिर क्लास 4 जो है वो मोर देन 500 मिली वॉटेज, जिसमें टिश्यू टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से बर्न भी कॉज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, टिश्यू की कोएगुलेशन हो जाती है, प्रोटीन की थर्मोलाइसिस करवाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई डेंजर जो है वो हो सकता है फ्रॉम इनडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से। फिर मोस्ट कॉमनली यूज लेजर्स में हीलियम नियॉन है और गैलियम आर्सेनाइड है। देन आपकी हीलियम नियॉन की बात करें तो उसमें जो है गैस मिक्सचर जो है वो प्राइमरीली हम हीलियम का यूज़ करते हैं विद नियॉन इन अ प्रेशराइज ट्यूब, जैसे हमने उसमें पढ़ा होगा पता नहीं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप था, मेडिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि एक ट्यूब होती है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, आपने शायद एफएससी में पढ़ा हो कि एक ट्यूब होती है जिसमें से इवैक्यूएट कर दिया जाता है एयर वगैरह को, और उसके अंदर जो है एक गैस जो है वो प्रेशर, इतने प्रेशर के साथ अंदर डाल दी जाती है, इंजेक्ट कर एडमिनिस्टर कर दी जाती है। तो उसी तरह की इसकी एक ट्यूब होती है जिसमें हीलियम नियॉन जो गैस है वो प्रेशराइज ट्यूब में डाल दी जाती है। ये लेज़र क्रिएट करती हैं इन द रेड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद अ वेवलेंथ ऑफ 632.8 नैनोमीटर। पावर आउटपुट जो है वो इसकी वेरी कर सकती है फ्रॉम 1 to 10 मिली वॉटेज डिपेंडिंग ऑन द गैस ऑफ डेंसिटी यूज्ड। देन है गैलियम आर्सेनाइड, वो जो है उसमें डायोड यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड या इनविजिबल लेज़र एट अ वेवलेंथ ऑफ 904 नैनोमीटर, और ये कंपोज होती है फ्रॉम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन मटेरियल, और ये कट और लेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिकल सोर्स इसको अप्लाई करेंगे और लेजिंग एक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा एट द जंक्शन ऑफ टू मटीरियल्स। 904 नैनोमीटर लेज़र जो है वो डिलीवर होती है इन अ पल्स्ड मोड बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ द डायोड चिप्स। देन आपकी आ जाती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके क्या क्या होते हैं। रिड्यूस करती है पेन, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है, और आपकी रिड्यूस करती है पेन किस तरह से, इंक्रीज़ करवाती है ये 5-HT सेरोटोनिन का लेवल, और इनहिबिट करती है पेन ट्रांसमिशन टू ब्रेन एंड नोसिसेप्टर्स के सिग्नल्स को जो है वो इनहिबिट कर देती है, और इस तरह से आपकी पेन मिनिमाइज़ हो जाती है। इसमें सिक्रीट करवाती है या रिलीज़ करवाते हैं लेज़र जो है वो इंक्रीज़ करवाती है बीटा एंडोर्फिन्स की सिक्रीशन को, जो डिक्रीज़ करवाती है आपकी पेन सेंसेशन। ये डिक्रीज़ करते हैं ब्रेडिकिनिन्स को जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है, और ये प्रिवेलेंट होता है इंजर्ड टिश्यूज़ में। इंक्रीज़ करता है रिलीज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन को, और वो भी पेन आपकी इनहिबिट करता है। फिर उसके बाद रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एनहेंसमेंट ऑफ ATP करवाता है बाय स्टिमुलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्टेबलाइजेशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ल्यूकोसिटिक एक्टिविटी और इंक्रीज्ड एंजियोजेनेसिस। इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रोमोटिंग टिश्यू हीलिंग, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं मेनली, इंक्रीज मैक्रोफेज एक्टिविटी, इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफ्रेशन और केराटिनोसाइट प्रोलिफ्रेशन, और उसके बाद अर्ली एपिथेलियाइजेशन आ जाती है, और ग्रोथ फैक्टर के सिक्रीशन के इंक्रीज़ की वजह से जो है आपकी टिश्यू हीलिंग प्रमोट हो रही होती है। रिकवरी फ्रॉम नर्व इंजरी, उसमें एक्सेलरेट करवाती है नर्व की रीजनरेशन को। नर्व में आपको पता है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो जब भी कोई नर्व इंजर हो जाती है उसमें एबिलिटी होती है नेचुरली कि वो अपने आप को रीजनरेट कर ले, तो उसका अगर कुछ पोर्शन जो है वो इंजर हो जाता है तो नर्व रीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो अगर उस केस में आप लेज़र लगाते हैं, किसी को अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी नर्व की रीजनरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इंक्रीज रेट ऑफ नर्व कंडक्शन, इंक्रीज बोन एंड कार्टिलेज फॉर्मेशन। फिर इंडिकेशंस आ जाती हैं उसमें किन किन डिजीज़ में या कंडीशंस में आप लेज़र अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट में। उसमें वूंड्स में, डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, वूंड्स में, अल्सर्स में, पेन और इन्फ्लेमेशन अगर ऑर्थोपेडिक कॉज की वजह से है, ये स्पोर्ट जो है एथलेटिक पर्सनस में है, तो एंकल स्प्रेन में आप कर सकते हैं, क्रोनिक लो बैक पेन, टेनिस एल्बो, प्लांटर फिशाइटिस और फ्रोजन शोल्डर। न्यूरोजेनिक पेन में आपके पास एग्जांपल है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, जिसमें फेस में आपको पेन मिलती है, इचिंग या शार्प स्टैबिंग पेन मिलती है, नमनेस के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट।
फिर ट्रीटमेंट प्रोसीजर में प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट है, स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आपने देख लेनी है किस तरह से करना है, क्लीन कर लेना है उसको प्रॉपरली सलाइन वाटर से, सोप से या वेजलिन आप अप्लाई कर सकते हैं टू लोअर स्किन रेजिस्टेंस। स्पेशल जेल स्प्रेज या वाटर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे, वो एक्ट करते हैं एज अ मीडियम फॉर बेटर स्टिमुलेशन। फिर इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं और मेंडिंग टेप से उनको फिक्स कर दिया जाता है। फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन में कैलकुलेशन ऑफ लेज़र डोज आ जाती है, पेनिट्रेशन ऑफ लेज़र और टेक्निक्स ऑफ लेज़र। कैलकुलेशन ऑफ लेज़र डोजेज में जो है आपके पास आउटपुट पावर देखनी है आपने मिली वॉटेज में, टाइम ऑफ एक्सपोजर इन सेकेंड्स और बीम सरफेस एरिया ऑफ लेज़र इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपके पास फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी डेंसिटी इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इरेडिएशन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेज़र की डोज को। उसके बाद डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आ जाती है, हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में विद इन फर्स्ट 2 to 5 नैनोमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मिलीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। और रिस्पॉन्स जो एब्जॉर्प्शन से कॉज होता है उसको डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है टिश्यूज़ पे, वो 8 to 10 मिलीमीटर के आप कह लें कि डेप्थ में जाके इफेक्ट करना शुरू होता है। फिर गैलियम आर्सेनाइड है, उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं in a tissue at a depth of 1 to 2 centimeter और indirectly up to 5 centimeter। फिर उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। कॉन्टैक्ट टेक्निक है, उसमें गैलियम आर्सेनाइड ओनली फॉर ट्रिगर पॉइंट्स या अराउंड वूंड जो है वो अप्लाई करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक आ जाती है, वो हीलियम नियॉन या गैलियम आर्सेनाइड जो है सुपरफिशियल वूंड्स की या स्टिमुलेशन ऑफ वूंड बेड की, यानी वूंड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी लास्ट में आ जाती हैं, उसमें है एपिलेप्टिक पेशेंट्स में नहीं अप्लाई कर सकते, कार्डियक पेशेंट्स में या पेसमेकर्स वाले पेशेंट में आप नहीं अप्लाई कर सकते। स्किन इन्फेक्शन अगर है सिवियर किस्म का तो उसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी में नहीं अप्लाई करते, थायराइड ग्लैंड की ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना, कैंसर या ट्यूमर वाली कंडीशन नियोप्लाज्म में आपने अप्लाई नहीं करना, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में आपने लेज़र अप्लाई नहीं करनी। तो ये आज का हमारा लेज़र का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने इसकी लेज़र की देखी कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, डेप्थ देखी, उसकी पेनिट्रेशन डोजेज देखी, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखे। उसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से हमने पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू उसकी वो मीडियम के अकॉर्डिंग कैसे होती है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कैसे उसको कर सकते हैं, और उसकी क्या लें पावर के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखे, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बाद उसकी टेक्निक देखी ट्रीटमेंट की, उसके बाद आपने देखे इंडिकेशंस देखी और एंड में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।